हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अमित चौहान और हम लोग कक्षा 12 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में अभी हमने देखा था कि जो प्लांट्स में मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, नर जननांग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से एक नर युग्मक अर्थात परागकण का निर्माण होता है, इतना जाना हमने अभी तक। और अब हम जानते हैं जायांग के बारे में कि प्लांट्स का जो एक फ्लावर होता है, जो एक पुष्प होता है, उस पुष्प के अंदर स्त्री पार्ट कैसे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था और फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि फ्लावर में एक बीच का पार्ट देखा था जिसके लिए हम जायांग बोल रहे थे। सबसे ऊपर की ओर हमने देखा था जायांग में, सबसे ऊपर की जो था इसे हम कहते थे स्टिग्मा और हिंदी में इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। उसके बाद हमने इसके लिए कहा था स्टाइल, STYLE स्टाइल, हिंदी में बोलते हैं इसे वर्तिका, और इससे हमने कहा था अंडाशय। अब हम इसके बारे में जानेंगे। और ये जो नीचे के दिखता है जिसके ऊपर ये पूरा अंडाशय धरा होता है, इसे हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स एक हेडिंग डालो। हेडिंग है हमारी स्त्री केसर, कॉमा गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूण कोश। इंग्लिश में स्त्री केसर को बोलते हैं हम पिस्टिल या गायनोशियम। गुरु बीजाणुधानी को हम बोलते हैं मेगा। गुरु का मतलब होता है बड़ा या लार्ज, तो बड़े के लिए हम क्या बोलते हैं मेगा, और बीजाणुधानी के लिए बोलते हैं स्पोरेंजियम। एंड भ्रूण कोश को बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो शब्द पढ़ेंगे आप, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश, मतलब एम्ब्रियोसैक। और आप ये ध्यान रखना, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भ्रूण कोश का मतलब एम्ब्रियोसैक जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, और दूसरा होता है भ्रूण कोश से बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। वो आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक स्त्री केसर की संरचना क्या होती है। ये हमारा एक स्त्री केसर है, एक फ्लावर का जायांग है, जिसमें हमें सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा दिखाई देता है, जहाँ पर परागकण आकर के पराग स्टिग्मा होता है। क्या है स्टिग्मा? ये क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कणों के रुकने का स्थान। तो परागकण आकर के स्टिग्मा पर रुक जाते हैं। तो अगर हम स्त्री केसर के बारे में लिखना चाहें तो किसी फ्लावर के अंदर जो फ्लावर का लिखना, तो लिखना स्टार्ट करें और लिखें कि जो स्त्री केसर होता है ये किसी प्लांट का मादा जनांग होता है, जिसमें सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा होता है। इस स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होता है, इसके ऊपर आकर के परागकण रुकते हैं। इसके नीचे एक पतली नली के समान संरचना होती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे की ओर एक फूला हुआ भाग दिखाई देता है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणुधानी होती
है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि गुरु बीजाणुधानी वास्तव में होती कहाँ हैं। यदि हम ये गोल गोल होगा तो इसको अगर हम काट लें, इतने भाग को अगर हम काटें तो काटने के बाद हमें कैसा दिखाई देगा। ये हमने ये यहाँ से इतना क्या किया कि जैसे कोई गोल चीज़ है, जैसे वाटरमेलन होता है ना, और वाटरमेलन को हम इस प्रकार से कट करके अलग कर देते हैं। वाटरमेलन जैसे ये है तो हम पूरा यहाँ से ना काट करके हम केवल इतना यहाँ से आधा काट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे काटा है। तो ये अगर हम इसको काटेंगे तो हमें अंदर क्या दिखाई देगा कि इसके अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर ये है, ये एक फ्यूनिकल है, और फ्यूनिकल से इस प्रकार से एक हमें इस तरह से एक संरचना दिखाई देगी। इस प्रकार से अंदर एक चीज़ दिखाई देगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये होती है हमारी गुरु बीजाणुधानी, या फिर इसे बोलते हैं ओव्यूल, OVULE ओवूल, या फिर हिंदी में से कहेंगे हम बीजांड। ठीक, अब ये ओवरी है पूरी, ये अंडाशय है। अंडाशय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी। तो अंडाशय के अंदर ये जो खाली स्थान दिखता है इसे या तो हम कहते हैं लॉक्यूल, इंग्लिश में कहेंगे इसे लॉक्यूल, और इसे हिंदी में हम कहते हैं गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा इसे कहते हैं। इसी गर्भाशयी गुहा के अंदर एक होता है यहाँ पर जिससे जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं हम फ्यूनिकल इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसे हम बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ इसे बोलते हैं। और ये जो है एक जहाँ से जुड़ा होता है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लासेंटा, और हिंदी में से बोलते हैं हम अपरा। और ये पूरा हमारे बीजांड का स्ट्रक्चर रहा। और बीच में ये जो गोल गोल हमने दिखा, ये देखो हम रेड कलर से अंडरलाइन करना है, ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिखा इसे हम बोलते हैं भ्रूण कोश। तो स्त्री केसर के बारे में हम लिखा चुके हैं। ठीक, तो स्त्री केसर में बस इतना ही देखना है हमें कि जो स्त्री केसर होता है ये किसी पुष्प का मादा जननांग होता है। अगर हम इसको देखें तो इसमें सबसे ऊपर की ओर एक वर्तिकाग्र होता है जहाँ पर आकर परागकण रुकते हैं। वर्तिकाग्र के नीचे एक पतली नली के आकार की संरचना होती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका नीचे की ओर जाकर के एक फूली हुई संरचना में जाकर मिलती है। इस फूली हुई संरचना को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के यदि अनुप्रस्थ काटे तो अंडाशय के अंदर हमें एक गर्भाशयी गुहा दिखाई देती है। इसी गर्भाशयी गुहा के अंदर हमें बीजांड दिखाई देता है या गुरु बीजाणुधानी दिखाई देती है, जो कि एक अपरा के द्वारा क्या गुरु बीजाणुधानी दिखाई देती है, जो कि एक अपरा के द्वारा प्लासेंटा के द्वारा अंडाशय से जुड़ी रहती है। तो अभी हमने क्या देखा कि एक स्त्री केसर क्या था, कि स्त्री केसर के बारे में हमने लिख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुरु बीजाणुधानी। हम गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम के बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम चाहें तो आप बना लेना, समझाने के लिए था। स्त्री केसर के बारे में मैंने पहले बता दिया, उसे लिख लेना। अब हम थोड़ा सा गुरु बीजाणुधानी के बारे में जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम हमने क्या देखा था अभी कि स्त्री केसर देखा था। स्त्री केसर के अंदर हमने ओवरी देखी थी, और ओवरी के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिससे हम क्या कह रहे थे, गुरु बीजाणुधानी या फिर ओव्यूल, या इसी को हिंदी में गुरु बीजाणुधानी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजांड। इसके लिए हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसे ही क्या होता है हमारा बीजांड।
इंग्लिश में से बोलते हैं ओव्यूल। तो इसकी संरचना थोड़ा सा बना लेते हैं, संरचना के बारे में देखते हैं ये होगा कैसे। फ्रेंड्स, ये एक डंठल के आकार की संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं फिनिकल। हिंदी इसकी होती है बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ के द्वारा ये जुड़ा होता है। और इस रीजन में ये बीच का जो स्ट्रक्चर है ये रेड कलर से बनाया है, इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। ठीक, ये 2-3 लेयर का जो हम देखते हैं यहाँ पे एक इंटेगुमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं अध्यावरण। हिंदी में वो कहेंगे अध्यावरण। किसी के ऊपर जो हमारी जैसे स्किन है, स्किन जो हमारी त्वचा है, इसको हम क्या बोलते हैं अध्यावरण बोलते हैं। तो ऐसे ही 2 सिंगल लेयर या 2 लेयर का चढ़ा हुआ क्या होता है अध्यावरण होता है। तो ऐसे ही बीजांड जिसमें केवल एक ही अध्यावरण होता है तो उसे उन्हें यूनिटैगमिक बोलते हैं, एक अध्यावरणी बीजांड। या जिसमें 2 होते हैं उसे हम बोलते हैं 2 अध्यावरणी बीजांड या बाइटैगमिक। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में क्या है एक एम्ब्रियो सैक है, इसके लिए हम हिंदी में बोलते हैं भ्रूण कोश। इसे क्या कहेंगे भ्रूण कोश। यहाँ पर सभी में डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये सेल होंगी। यहाँ पर इतने सभी एरिया में से एरिया में सभी में यहाँ पे इसी तरह से ये सेल्स बनी होंगी। तो सभी इस प्रकार से ये सेल्स को बना लेना। इस प्रकार से सारे एरिया में क्या होंगी, ये सारी इस तरह की ये सारी सेल्स भरी होंगी। तो इसको क्या कहेंगे अध्यावरण, इसको कहेंगे एम्ब्रियो सैक, इसको कहेंगे हम न्यूसेलस। न्यूसेलस जिसे बोलते हैं बीजांड काय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बीजांड काय। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, इसे बोलते हैं हम द्वितीय केंद्रक। ये है इस पूरे को मिलकर ये जो 2 सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं। ऊपर की इसे बोलेंगे हम एग सेल या अंड कोशिका। और ये दोनों मिलकर बनाती हैं एग अपरेटस। ठीक, ऊपर की इन्हें बोलते हैं ये जो 3 सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स को हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक गुरु बीजाणुधानी की जो एक ओव्यूल होता है उसकी संरचना है। इसमें एक फ्यूनिकल होता है। इस फ्यूनिकल के द्वारा ही ये बीजांड का जो बीजांड है वो अपरा से जुड़ा होता है। अपरा के द्वारा अपरा क्या करता है,
अपना ओवरी से या अंडाशय से जोड़ने का काम करता है बीजांड को। तो एक फ्यूनिकल होता है जिसे हम बीजांड ग्रंथ कहते हैं। इस बीजांड ग्रंथ के द्वारा ही बीजांड अंडाशय से जुड़ा रहता है। बीजांड में सबसे बाहरी तरफ के आध्यावरण होते हैं जो कि ओव्यूल, जो कि बीजांड की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके मध्य में क्या पाया जाता है, एक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात जो है नोट कर लेना, जो एग अपरेटस वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं हम माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, या हिंदी में से बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार सिरा। ये वो सिरा है और ये जो यहाँ पर ये जो छिद्र दिख रहा है, इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, इस छिद्र को बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोर, ठीक है, माइक्रोपाइल पोर, इसे क्या कहते हैं हम, माइक्रोपाइल पोर या बीजांड छिद्र। इसका ऊपर का जो एरिया है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं हम निभागीय शिरा या चलाजा एंड। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो एक आपका गुरु बीजाणुधानी होती है, इस गुरु बीजाणुधानी में एक फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल के द्वारा बीजांड ओवरी से जुड़ा होता है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें एक न्यूसेलस होता है। यहाँ पर जो हमने न्यूसेलस की कुछ सेल्स बनाई हैं डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी में फैली होती हैं। अब न्यूसेलस के अंदर ही क्या पाया जाता है, न्यूसेलस के अंदर बीजांड काय कहते हैं, बीजांड काय के अंदर ही पाया जाता है हमारा भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के मध्य में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक आगे देखेंगे कैसे होते हैं ये, इसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और ऊपर की ओर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। नीचे की ओर दो सेल्स होती हैं जिन्हें हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। इन दो सेल्स को हम कहेंगे सिनर्जिड सेल्स। और सिनर्जिड सेल्स के ऊपर हमने देखा कि एक एग सेल है, इसे अंडकोशिका कहते हैं। और ये एग सेल और सिनर्जिड सेल्स मिलकर के बनाती हैं एग अपरेटस। जहाँ पर ये एग अपरेटस के नीचे एक जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। और तथा इस वाले सिरे को हम माइक्रोपाइलर एंड या बीजांड द्वार सिरा कहते हैं। तो इस प्रकार से लिखने के लिए लिखो कि जो बीजांड काय होता है वो बीजांड व्रत के द्वारा ओवरी से जुड़ा रहता है। बीजांड के चारों तरफ अध्यावरण की एक या दो परतें पाई जाती हैं और अध्यावरण के बिल्कुल नीचे बीजांड काय पाई जाती हैं। और बीजांड काय के मध्य में एक भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश के ऊपर की ओर या निभागीय सिरा की ओर एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं तथा नीचे या बीजांड छिद्र की ओर बीजांड द्वार, सॉरी छिद्र नहीं कहेंगे इसे हम, बीजांड द्वार इसका हिंदी में नाम है। तो बीजांड द्वार की तरफ की दो कोशिकाओं को हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं तथा उसके ऊपर एक सेल रखी होती है, इसे हम एग सेल कहते हैं। ये दोनों मिलकर के एग अपरेटस का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक गुरु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी गुरु बीजाणुधानी है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अभी हमने देखा था कि जो एक मेगास्पोरेंजियम होता है, बीजांड होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ अब हम जानेंगे कि जो बीजाणुधानी का विकास है वो होता किस प्रकार से है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब फ्लावर बन रहा होगा, जब एक इनिशियल स्टेज में होगा, तो हमने देखा कि एक फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से इस प्रकार से एक बीजांड का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि एक बीजांड था और इसे हम क्या कह रहे थे, एक फ्यूनिकल थी। और फ्यूनिकल, हाँ एक चीज़ नोट कर लेना उसमें डायग्राम में प्रीवियस में, कि फ्यूनिकल जिस स्थान पर आकर के बीजांड से मिलती है, इस स्थान को हम बोलते हैं हाइलम, हाइलम या इसे बोलते हैं नाभिका,
ठीक है। जिसे फिनिकल बीजांड से जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, नाइव का, इसे उसमें नोट कर लेना। ठीक है। अब हमने देखा था कि बीजांड है भी, और बीच में क्या था, ये पूरा का पूरा सारी न्यूसेलस सेल्स थी, और न्यूसेलस सेल्स के बीच में क्या था, एम्ब्रियो सेक्स था। इस प्रकार से हमने बनाया था। तो हमें जब स्टार्टिंग में ये बीजांड बन रहा होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसने सारे में जो न्यूसेलस सेल्स थी, जो न्यूसेलस के बारे में बात की थी, इस प्रकार से जो न्यूसेलस था, इस पूरे में न्यूसेलस की सेल्स होती हैं इस प्रकार से, सारे में इसमें क्या होंगी, इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स होंगी, सारे में इसमें सेल्स होंगी। तो हम थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा जल्दी बनाना है क्योंकि, तो हम इस प्रकार से कर देते हैं। इसमें क्या है, ये इसमें सारी की सारी ये क्या होंगी, सेल्स होंगी। तो स्टार्टिंग में क्योंकि जो उस समय तक अभी गुरु बीजाणु का निर्माण नहीं हुआ है, तो बीजांड कुछ प्रकार से जो इस प्रकार से होगा। और इसमें हम देखेंगे जो न्यूसेलस है, जो बीजांड काय है, बीजांड काय के माइक्रोपाइलर एंड, मतलब बीजांड द्वार, हमने ये वाला कौन सा द्वार पढ़ा था अभी, इसे इस एंड को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। ठीक है, ये पढ़ा भी था हमने। तो ये जो बीजांड द्वार होता है, तो जो न्यूसेलस है या फिर आपका बीजांड काय है, बीजांड काय के बीजांड द्वार की ओर, लिख लेना, लिखना स्टार्ट करो, बोल रहा हूँ इतना लिखना स्टार्ट करो कि जो न्यूसेलस या बीजांड काय के बीजांड द्वार की तरफ की कोई एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है और अलग तरह की दिखने लगती है, तो इस सेल को ही हम MMC या कह सकते हैं मेगा स्पोर, हिंदी में से कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, हिंदी में से कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक जब फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है तो बीजांड काय स्टार्टिंग में जब बनता है, जब उसके अंदर गुरु बीजाणु का विकास होना होता है, तो प्रारंभ में क्या होता है कि जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय की सारी सेल्स होती हैं, तो उन्हीं बीजांड काय की सेल्स में से बीजांड द्वार की कोई एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है, जो और अलग दिखने लगती है, जिसके अंदर बहुत सारा खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। उस एक बड़ी सेल को हम MMC या मेगा स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में रिडक्शन डिवीजन होता है या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो डेवलपमेंट देखना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को ना बना करके केवल इतने एरिया को ही हम बनाएंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोई एक आपकी MMC है और इसी से जुड़ी हुई हैं आपकी ये इस प्रकार से और सेल्स होंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, MMC गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल। ये कौन सी सेल है, ये न्यूसेलर सेल है, न्यू सेलर सेल या बीजांड काय की कोशिकाएं हैं। इसमें क्या होगा, आगे की ओर चलेंगे तो इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा कि यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनेंगी, 1 2 3 4 कोशिकाएं बनेंगी।
इसमें से जो 4 कोशिकाएं बनेंगी, उन 4 कोशिकाओं में से जो ऊपर की है ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। इसे कहेंगे क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे इसे? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु ये बचेगा, बाकी के नीचे के ये 3 मेगा स्पोर आर डीजेनरेट। नीचे के जो 3 मेगास्पोर होते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं, क्रियात्मक नहीं होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। बाकी का बचता है एक 4, ये साइज में थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है। ये आपकी बीजांड काय की या न्यूक्लियर सेल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, ये साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने के बाद में क्या होगा, जो है आपका क्रियात्मक गुरु बीजाणु हैं, इसके का जो केंद्रक है, इसका केंद्रक विभाजित होगा, केंद्रक विभाजन करेगा। तो इस प्रकार का जो केंद्रक विभाजन करेगा, मैं केवल यहाँ पर अभी हम केवल इसी को देखेंगे, जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, पहले एक बार इसका केंद्रक विभाजन करेगा, और केंद्रक विभाजन करने से 2 सेल्स बनेंगी, एक केंद्रक ये बनेगा और दूसरा केंद्रक ये बनेगा। फिर इनमें दोबारा डिवीजन होगा, ये 2 केंद्रक बनेंगे, एक बार डिवीजन करके दोबारा फिर इनमें डिवीजन होगा, तो फिर यहाँ पे 2 केंद्रक बन जाएंगे और यहाँ पर भी 2 केंद्रक बन जाएंगे। फिर ये केंद्रक क्या करेंगे कि नीचे की ओर स्टार्ट, ये वाला इधर की ओर, ये वाला इधर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर भी जाकर एक बार डिवीजन और करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर 4 केंद्रकों का निर्माण हो गया है। प्रत्येक मतलब 4 केंद्रक इस तरफ चले गए, 4 केंद्रक नीचे की ओर आ गए, तो इस प्रकार से हम देखेंगे 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 1 केंद्रक है, तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, यहाँ पे 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। केवल केंद्रक में समसूत्री विभाजन 3 बार होता है, नोट करें ये बात। और उसके बाद जब केंद्रक पहुँच जाते हो तो इनमें से एक केंद्रक ये वाला, और दूसरे ओर का भी एक केंद्रक, इसके ओर का भी केंद्रक सेंटर में आकर के आपस में मिल जाते हैं और द्वितीय केंद्रक बनाने का कार्य करते हैं। अभी उसमें द्वितीय केंद्रक जो हमने देखा था, क्या होगा कि यहाँ पर जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन करेगा, और समसूत्री विभाजन करने के बाद में 3 बार समसूत्री विभाजन करेगा, इससे 8 केंद्रक बनेंगे। ये 8 केंद्रक में से 4 केंद्रक ऊपर की ओर, 4 केंद्रक नीचे की ओर चले जाएंगे। उनमें से फिर एक केंद्रक, दोनों तरफ से एक एक केंद्रक बीच में आ जाएगा, तो इस केंद्रक को हम कहेंगे सेकेंडरी केंद्रक, द्वितीय केंद्रक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे अब हम? द्वितीयक केंद्रक। इसके बाद हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि जो द्वितीय केंद्रक है, ये जो इस एयर के जो केंद्रक है, इनके चारों तरफ क्या सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इनके चारों तरफ क्या कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 3 सेल हैं, इन 3 सेल में भी केंद्रक भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसे हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसी को डायग्राम को जो अभी समझा है हमने, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके इस प्रकार से देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये 3 कोशिकाएं बन जाएंगे ऊपर की ओर, बीच में एक बड़ा केंद्रक बनेगा जो 2 केंद्रकों के मिलने से बनता है। नीचे की ओर ये 2 कोशिकाएं होंगी, एक कोशिका ऊपर की ओर होगी, और यहाँ पर कुछ एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस होगा। क्या होगा? फिलीफॉर्म ऑपरेटस होगा। उस फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या करता है, जो परागकण का जब जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है, तो उस पोलन ट्यूब को रिसीव करने का काम करता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो न्यूसेलस सेल थी, न्यूसेल बीजांड काय की जो सेल थी, माइक्रोपाइलर एंड की एक सेल थी, इसी को लिखना स्टार्ट करना अभी। तो बीजांड, तो डियर स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखना है हमें? गुरु बीजाणु दानी का विकास में लिखना स्टार्ट क्या करना है कि प्रारंभ में जो बीजांड काय के बीजांड द्वार के तरफ की कोई एक सेल
आकार में बड़ी हो जाती है, जिसका कोशाद्रव्य गाढ़ा होता है, वो साइज में बड़ी हो जाती है और अन्य सेलों से अलग अलग दिखने लगती है, तो उस सेल को हम एमएमसी या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उन 4 गुरु बीजाणुओं में से कोई एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है, बाकी के बचे 3 मेगास्पोर या गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। बचा हुआ शेष क्रियात्मक गुरु बीजाणु आकार में वृद्धि करता है और इसके केंद्रक के अंदर समसूत्री 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्रकों का निर्माण होता है, जिनमें से 4 केंद्रक विपरीत कोशिका के विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, मतलब एक ऊपर की ओर दूसरा नीचे की ओर चले जाते हैं। उन 4 में से एक केंद्रक फिर सेंटर में आकर के द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो केंद्रक थे उन सभी केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम देखने को मिलता है कि एट लास्ट में जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उसके अंदर ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं बन जाती हैं और नीचे की ओर 3 कोशिकाएं बन जाती हैं और चौथी और जो एक कोशिका होती है वो बीच में बन जाती है। इस प्रकार से एक एंजियोस्पर्म प्लांट में एक 8 न्यूक्लिएट 8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो ये कैसा एम्ब्रियो सैक है? टिपिकल, यहां से क्वेश्चन कई बार आता है। देखो यहां पर क्या थे, 8 केंद्रक थे, तो 2 केंद्रक यहां पे जो द्वितीय केंद्रक बनाएंगे, 2 केंद्रक ये और 3 केंद्रक ये और 3 केंद्रक ये, तो केंद्रक कितने हुए? 8 केंद्रक। तो 8 न्यूक्लिएट। अब सेल कितनी होंगी? एक सेल ये, दूसरी सेल ये, तीसरी सेल ये, चौथी सेल ये, 5वीं ये, 6ठी ये, और ये एक पूरी ये वाली सेल एक इस प्रकार से एक सेल ये होगी। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुरु बीजाणु रानी का विकास कैसे होता है, कि एक अब ने बोल दिया था वो उसको लिख लेना आप लोग अच्छे से, वीडियो के बीच में पॉज कर करके लिख लेना। तो इस प्रकार से एक एम्ब्रियो सैक होता है। तो हमने देखा किस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसी के बाद हम आगे का अब देखते हैं किस प्रकार से परागकण पहुँचते हैं। आगे के लक्ष्य हम जानेंगे परागकण की प्रक्रिया होती है। थैंक यू।